वेलकम टू यूपीएससी एग्जाम प्रेप। आज है 16 सितंबर 2023 और स्वागत है आपका हमारे करंट अफेयर्स न्यूज डिस्कशन में। तो आइए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला आर्टिकल है सर एम विश्वेश्वरैया के बारे में। तो ये कौन थे और इनके बारे में जानते हैं। तो ये इनका चित्र है, देखो। भारत रत्न सर मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया, जिन्हें सर एमबी के नाम से भी जाना जाता है, के योगदान का सम्मान करने के लिए प्रत्येक वर्ष 15 सितंबर को भारत में इंजीनियरिंग दिवस मनाया जाता है। सर एम विश्वेश्वरैया के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी देखते हैं। तो मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया, जिन्हें सर एमबी के नाम से जाना जाता है, ये एक प्रतिष्ठित इंजीनियर, राजनेता और विद्वान थे। इन्होंने 1912 से 1918 तक मैसूर के दीवान का पद भी संभाला था। इनके समाज में उत्कृष्ट योगदान के लिए इन्हें आधुनिक मैसूर के जनक के रूप में भी जाना जाता था। इनका जन्म 15 सितंबर 1861 को कर्नाटक के मद्देनाहल्ली गांव में हुआ था। इनकी शिक्षा तो इन्होंने मद्रास विश्वविद्यालय से कला स्नातक यानी बीए पूरा किया और पुणे में विज्ञान महाविद्यालय में सिविल इंजीनियरिंग पूरी की। इनका योगदान तो वह ये मैसूर में कृष्ण राजा सागर बांध के निर्माण के लिए जिम्मेदार मुख्य अभियंता थे। इन्होंने 1903 में स्वचालित जल फ्लड गेट का डिजाइन और पेटेंट भी कराया था जो पहली बार पुणे के खंडकवासला जलाशय में स्थापित किए गए थे। इन्होंने 1917 में बेंगलुरु के सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेज की स्थापना की, जिसे बाद में उनके सम्मान में यूनिवर्सिटी विश्वेश्वरैया कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग का नाम दिया गया। वह भारत में आर्थिक नियोजन के एक प्रसिद्ध अग्रदूत थे। भारत सरकार ने 1955 में इन्हें कई औद्योगिक, आर्थिक और सामाजिक परियोजनाओं के लिए सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया। इन्हें किंग जॉर्ज पंचम द्वारा ब्रिटिश नाइटहुड से भी सम्मानित किया गया था, जिससे इन्हें सर की उपाधि मिली। कृष्णराज सागर बांध के बारे में मुख्य तथ्य, तो ये कर्नाटक के मांड्या जिले में कावेरी नदी पर इसकी सहायक नदियों हेमावती और लक्ष्मण तीर्थ के संगम पर स्थित हैं। ये एक प्रकार का गुरुत्वीय बांध है। उपयोग तो बांध के पानी का उपयोग मैसूर और मांड्या में सिंचाई के लिए किया जाता है और ये मैसूर, मांड्या और बेंगलुरु शहर के लिए पीने का पानी का मुख्य स्रोत है। ये सिवाना समुद्र जल विद्युत स्टेशन को बिजली आपूर्ति की भी सुनिश्चित करता है। इस बांध में छोड़ा गया पानी तमिलनाडु राज्य में पहुंचकर सलेम जिले के मेट्टूर बांध में भी संग्रहित किया जाता है। इस बांध का इतिहास, तो इस बांध का निर्माण मैसूर के महाराजा कृष्णराज वडियार चतुर्थ के शासनकाल के दौरान किया गया था और इसका नाम इसके सम्मान में रखा गया था। इसका नाम इनके सम्मान में रखा गया था। इस बांध का निर्माण 1911 में शुरू हुआ और 1931 में पूरा हुआ। इस बांध का डिजाइन प्रसिद्ध भारतीय इंजीनियरिंग सर एम विश्वेश्वरैया द्वारा किया गया था, तभी हमने ये बांध डिस्कस किया। इसकी विशेषताएं, तो इसे सुर्खी मोटार और चूना पत्थर के मिश्रण का उपयोग करके बनाया गया था। यह 2621 मीटर यानी 8600 फीट लंबा और 40 मीटर यानी 130 फीट ऊंचा है। इसका जलाशय लगभग 130 वर्ग किलोमीटर है, जो इसके निर्माण के समय एशिया में सबसे बड़ा था। एक सजावटी उद्यान वृंदावन बाग बांध के निकट स्थित है। हमारा अगला आर्टिकल एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड के बारे में है। तो आइए जानते हैं। तो अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट की एक बेंच ने एक युवा जूनियर को बिना किसी कागजात के बेंच के सामने पेश होने के लिए भेजने के लिए या एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड पर 2000 रुपये का जुर्माना लगाया। एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड क्या होता है? तो AOR की अवधारणा को सर्वोच्च न्यायालय द्वारा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 145 का क्लास 1 में की गई शक्ति के तहत शुरू किया गया था, जिसमें कहा गया है कि सर्वोच्च न्यायालय समय समय पर अदालत में प्रथाओं और प्रक्रियाओं को विनियमित करने के लिए नियम बना सकता है। एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड एक वकील को दी गई उपाधि है जो सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष किसी कारण या दलील का प्रतिनिधित्व कर सकता है। केवल ये वकील ही सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष कोई भी मामला या दस्तावेज दाखिल करने के हकदार हैं। ये सर्वोच्च न्यायालय में किसी पक्ष के लिए उपस्थिति या कार्य भी दायर कर सकते हैं। भारत में किसी अन्य उच्च न्यायालय में ऐसा प्रावधान नहीं है।
सर्वोच्च न्यायालय नियम 2013 के आदेश 4 और नियम 5 में AOR बनने के लिए पूरी की जाने वाली आवश्यकताओं को बताया गया है। वे इस प्रकार हैं, जैसे वकील को किसी भी राज्य व बार काउंसिल में नामांकित होना आवश्यक है। दूसरी, अधिवक्ता के पास कम से कम 4 वर्ष का पूर्व अनुभव होना आवश्यक है। तीसरा है, अधिवक्ता ने एक वरिष्ठ AOR के तहत 1 वर्ष का प्रशिक्षण लिया हो। चौथा, वकील सर्वोच्च न्यायालय द्वारा आयोजित परीक्षा में शामिल हुआ हो। वकील को दिल्ली में सर्वोच्च न्यायालय हाउस के 10 मील के दायरे में एक कार्यालय रखना होगा और रिकॉर्ड पर वकील के रूप में पंजीकृत होने के लिए 1 महीने के भीतर एक क्लर्क को नियुक्त करने का वचन देना होगा, जो एक पंजीकृत क्लर्क होगा। एक बार पंजीकृत होने के बाद AOR को एक विशिष्ट पहचान संख्या जारी की जाती है, जिसका उपयोग सर्वोच्च न्यायालय के दायर सभी दस्तावेज पर किया जाना चाहिए। क्या किसी वकील को सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष रखे गए मामले में सहायता करने की अनुमति है? तो ये एक वकील को मामले से संबंधित सभी दस्तावेज की सहायता करने, जानकारी देने, एकत्र करने और मसौदा तैयार करने में भी मदद करने की अनुमति है। वह AOR के निर्देशों के साथ बहस भी कर सकता है और मामले की पैरवी भी कर सकता है। केवल उसके वकालतनामा के तहत मुकदमा दायर करने पर ही रोक लगाई जा सकती है। हमारा अगला आर्टिकल डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स के बारे में, यानी लाभांश वितरण कर। तो ये क्या होता है, आइए देखते हैं। अभी हाल ही में आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण ITAT की चेन्नई पीठ ने कॉग्निजेंट टेक्नोलॉजी सॉल्यूशन इंडिया के खिलाफ फैसला सुनाया है, जिसमें कहा गया है कि कंपनी एक व्यवस्था योजना के तहत 19,000 करोड़ रुपए के शेयरों की बायबैक पर लाभांश वितरण कर का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी है। लाभांश वितरण कर क्या होता है? तो ये भारत सरकार द्वारा उन कंपनियों पर लगाया गया कर था जो अपने शेयर धारकों को लाभांश वितरित करती थीं। इसे व्यक्तिगत स्तर पर लाभांश आय कर लगाने के बजाय अप्रत्यक्ष रूप से, यानी इनडायरेक्ट रूप से कंपनी के माध्यम से शेयर धारकों द्वारा प्राप्त लाभांश आय पर कर लगाने के लिए पेश किया गया था। भारत में शेयर धारकों को लाभांश देने वाली कंपनियों को DDT का भुगतान करना आवश्यक था। सरकार द्वारा वित्त अधिनियम 2020 के तहत भारतीय नियमों के लिए DDT को निरस्त कर समाप्त कर दिया गया है। इस संशोधन के साथ भारतीय निगम अब शेयर धारकों को भुगतान किए गए लाभांश पर DDT का भुगतान करने के लिए बाध्य नहीं है। इसके बजाय शेयर धारकों को उनके कर दायरे के आधार पर लाभांश कर का भुगतान करने के लिए मजबूर किया जाएगा। उदाहरण के लिए, यदि कोई शेयर धारक 30% टैक्स श्रेणी में आता है तो प्राप्त लाभांश 30% टैक्स के अधीन होगा। लाभांश आय पर शेयर धारकों को तभी कर देना होगा जब लाभांश 1/4/2020 को या उसके बाद वितरित किया गया हो। लाभांश क्या है? तो लाभांश किसी कंपनी द्वारा किसी विशेष रूप से अर्जित लाभ में से अपने शेयर धारकों को दिया गया रिटर्न है। लाभांश विभिन्न रूप में जारी किया जा सकता है, जैसे नकद भुगतान, स्टॉक या किसी अन्य रूप से। किसी कंपनी का लाभांश निदेशक मंडल द्वारा तय किया जाता है और इसके लिए शेयर धारकों की मंजूरी की आवश्यकता होती है। किसी कंपनी के लिए लाभांश देना अनिवार्य नहीं है। कई कंपनियां लाभांश का भुगतान नहीं करती और इसके बजाय कंपनी में निवेश करने के लिए कमाई को बरकरार रखती हैं। लाभांश प्रतिफल मतलब डिविडेंड यील्ड क्या होता है? तो यह उस वार्षिक लाभांश आय का माप है जो एक निवेशक किसी विशेष स्टॉक में निवेश से प्राप्त करने की उम्मीद कर सकता है। इसकी गणना प्रति शेयर वार्षिक लाभांश को स्टॉक में मौजूद बाजार मूल्य से विभाजित करके की जाती है। यह प्रतिफल निवेशकों को किसी स्टॉक की आय क्षमता का आकलन करने में मदद करता है। हमारा अगला आर्टिकल स्टॉर्म शैडो मिसाइल के बारे में है। ये स्टॉर्म शैडो मिसाइल है, इस तरह की कुछ दिखती है। आइए देखते हैं। तो अभी हाल ही में ब्रिटिश निर्मित स्टॉर्म शैडो मिसाइलों का इस्तेमाल यूक्रेन हमले में किया गया, जिसमें क्रीमिया में एक प्रमुख नौसैनिक बंदरगाह पर एक रूसी पनडुब्बी और जहाज को क्षतिग्रस्त कर दिया गया। इसी कारण से ये चर्चा में आई है। तो ये क्या होती है? तो इसका स्टॉर्म शैडो ब्रिटेन और फ्रांस द्वारा संयुक्त रूप से विकसित की गई स्टील क्षमता वाली लंबी दूरी की क्रूज मिसाइल है।
मिसाइल का उद्देश्य उच्च मूल्य वाली स्थिर संपत्तियां जैसे एयरबेस, रडार प्रतिष्ठानों, संचार केंद्रों और बंदरगाह सुविधाओं पर हमला करना है। ये हथियार विषम परिस्थितियों में संचालित करने में सक्षम ऑपरेटरों को एक परिष्कृत मिशन योजना प्रणाली के आधार पर अत्यधिक लचीली गहरी हमले की क्षमता प्रदान करता है। ये मिसाइल मिस्र, भारत, इटली, ग्रीस, सऊदी अरब, कतर और संयुक्त अरब अमीरात की वायुसेना के पास भी सेवा में है। इनकी विशेषताएं तो ये आमतौर पर हवा से लॉन्च किया जाता है। मिसाइल का वजन 1.3 टन है और ये 5 मीटर से अधिक लंबी है। मिसाइल टर्बो इंजन द्वारा संचालित 600 मील प्रति घंटा से अधिक की गति से यात्रा कर सकती है। ये 450 किलोग्राम के पारंपरिक हथियार को 200 मील से यानी 300 किलोमीटर तक की दूरी तक ले जा सकती है। ये आग लगाओ और भूल जाओ, फायर एंड फॉरगेट तकनीक पर पूरी तरह से स्वायत्त मार्गदर्शन से सुसज्जित है। मिसाइल एक निष्क्रिय इमेजिंग इंफ्रारेड सीकर पासिंग इमेजिंग इंफ्रारेड सीकर से सुसज्जित है। मिसाइल को लॉन्च से पहले लक्ष्य से प्रत्येक विवरण और लक्ष्य तक पहुंचने के लिए अपनाए जाने वाले रास्ते के साथ प्रोग्राम किया गया है। इस मिसाइल लॉन्च होने के बाद इंफ्रारेड सीकर के साथ अपने लक्ष्य पर पहुंचने से पहले दुश्मन के रडार द्वारा पता लगाने से और बचने के लिए कम ऊंचाई पर गिरती है। हमारा अगला आर्टिकल अंतर्राष्ट्रीय कानून माप विज्ञान संगठन के बारे में है, यानी मेट्रोलॉजिकल लीगल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लीगल मेट्रोलॉजी। तो आइए शुरू करते हैं। तो हाल ही में केंद्रीय उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय के सचिव ने कहा है कि भारत OIML प्रमाण पत्र जारी करने वाला प्राधिकरण बन गया है। OIML के बारे में तो OIML का मतलब इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लीगल मेट्रोलॉजी है, जिसे 1955 में स्थापित किया गया था। यह एक अंतर्राष्ट्रीय मानक निर्धारण निकाय है। एक कानूनी मेट्रोलॉजी अधिकारियों और उद्योग द्वारा उपयोग के लिए मॉडल, विनियमन मानक और संबंधित दस्तावेज विकसित करता है। यह क्लिनिकल थर्मामीटर, अल्कोहल, सांस विश्लेषक, रडार गति मापने और उपकरण, बंदरगाहों पर पाए जाने वाले जहाज टैंक और पेट्रोल वितरण इकाइयां जैसे मापने वाले उपकरणों के प्रदर्शन पर राष्ट्रीय कानूनों और विनियमों का सुसंगत बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। भारत 1956 में OIML का सदस्य बना। उसी वर्ष भारत ने मैड्रिड सम्मेलन पर हस्ताक्षर किए। इसका मुख्यालय पेरिस में है। OIML प्रमाण पत्र क्या है? तो ये एक डिजिटल बैलेंस, क्लिनिकल थर्मामीटर इत्यादि जैसे उपकरणों के लिए OIML प्रमाण पत्र और उनके संबंधित OIML प्रकार के मूल्यांकन, परीक्षण रिपोर्ट जारी करने, पंजीकृत करने और उपयोग करने की एक प्रणाली है। भारत के शामिल होने के साथ OIML प्रमाण पत्र जारी करने के लिए अधिकृत देशों की संख्या बढ़कर 13 हो गई है। अन्य प्रमाण पत्र जारी करने वाले देश इसमें ऑस्ट्रेलिया, स्विट्जरलैंड, चीन, चेक गणराज्य, जर्मनी, डेनमार्क, फ्रांस, यूनाइटेड किंगडम, जापान, नीदरलैंड, स्वीडन और स्लोवाकिया है। ये दुनिया भर में स्वीकृत एक प्रमाण पत्र है। भारतीय घरेलू निर्माता अब अतिरिक्त परीक्षण शुल्क के बिना अपने वजन और माप उपकरण को दुनिया भर में निर्यात कर सकते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप महत्वपूर्ण लागत की बचत होगी। आइए देखते हैं हमारा नेक्स्ट आर्टिकल। तो नेक्स्ट आर्टिकल K2 18V एक्सोप्लैनेट के बारे में है। आइए देखते हैं। तो अभी हाल ही में नासा के जेम्स वेब टेलीस्कोप को अस्थायी सबूत मिले हैं जो दूर के एक्सोप्लैनेट K2 18V पर जीवन के संकेत देते हैं। K2 18V एक्सोप्लैनेट के बारे में तो इसे पहली बार 2015 में अंतरिक्ष एजेंसी के K2 मिशन के दौरान पृथ्वी से लगभग 120 प्रकाश वर्ष से अधिक दूरी पर खोजा गया था। यह पृथ्वी से 8.6 गुना बड़ा है। यह हाइड्रोजन समृद्ध वातावरण और समुद्र के पानी से ढकी सतह वाला एक हाईसीन विश्व हो सकता है। अब वेब टेलीस्कोप के साथ एक नई जांच से इसके वातावरण में मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड सहित कार्बन असर अणुओं के निशान का पता चला है। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप के बारे में मुख्य बातें तो ये टेलीस्कोप नासा, यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी और कनाडाई अंतरिक्ष एजेंसी के
सहयोग से बनाया गया था। इसे दिसंबर 2021 में लॉन्च किया गया था। ये वर्तमान में अंतरिक्ष में एक बिंदु पर है, वर्तमान में अंतरिक्ष के एक बिंदु पर है जिसे सूर्य पृथ्वी L2 लैग्रेंज बिंदु के रूप में जाना जाता है, जो पृथ्वी की कक्षा में लगभग 1.5 मिलियन किमी दूरी है। लैग्रेंज पॉइंट 2 पृथ्वी सूर्य प्रणाली के कक्षीय तल के 5 बिंदुओं की में से एक है। ये अब तक निर्मित सबसे बड़ा, सबसे शक्तिशाली इंफ्रारेड अंतरिक्ष दूरबीन है। इसका उद्देश्य तो ये एक ब्रह्मांडीय इतिहास के हर चरण की जांच करेगा, बिग बैंग से लेकर आकाशगंगाओं, तारों और ग्रहों के निर्माण से लेकर हमारे सौरमंडल के विकास तक का सारी की जांच करेगा और हमें जानकारी देगा, मतलब नासा को। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल जिक्रा प्लेटफॉर्म के बारे में है। तो जिक्रा प्लेटफॉर्म अभी हाल ही में संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम और राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक ने डेटा संचालित डिजिटल सार्वजनिक भलाई के सह निर्माण के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं, जिसमें जिक्रा भी शामिल है। ये डेटा जिक्रा के बारे में, तो ये डेटा इन क्लाइमेट रेजिलिएंट एग्रीकल्चर जिक्रा एक सहयोगी डिजिटल सार्वजनिक वस्तु है जो जलवायु लचीला कृषि से संबंधित प्रमुख भूस्थानिक डेटा सेट तक खुली पहुंच प्रदान करती है। एक कृषि और सार्वजनिक निवेश को सूचित करने के लिए UNDP और साझेदार संगठनों द्वारा क्यूरेट किया गया है। ये पहले से ही भारत भर में 50 मिलियन हेक्टेयर कृषि भूमि के लिए जलवायु लचीलेपन पर खुफिया जानकारी प्रदान करता है। ये ओपन एक्सेस, ओपन सॉफ्टवेयर, ओपन कोड और ओपन EPI के डिजिटल सार्वजनिक अच्छे सिद्धांतों द्वारा निर्देशित है। ये उन खेतों की पहचान करने के लिए अत्याधुनिक डाटा विज्ञान और मशीन लर्निंग का उपयोग करता है जो जलवायु परिवर्तन के प्रति लचीले हैं और जो अत्यधिक असुरक्षित हैं। इसके लाभ क्या होंगे? तो इसके उपयोग को बढ़ाने और बढ़ने के लिए साझेदारी करके नाबार्ड UNDP के तकनीकी समर्थन के साथ जिक्रा प्लेटफॉर्म की मेजबानी और रखरखाव करेगा और नीति निर्माण, अनुसंधान और विकास गतिविधियों के लिए अपने प्रमुख भूस्थानिक डेटाबेस का उपयोग करेगा। इन 5 वर्षीय तकनीकी सहयोग की परिकल्पना सामूहिक जलवायु कार्रवाई को बढ़ावा देने, ग्रामीण भारत में आर्थिक सशक्तिकरण को बढ़ाने के लिए, नवीन मंच और नए उत्पाद की पेशकश तैयार करने के लिए की गई है। इस तरह से खुले डाटा नवाचार सर्वोत्तम प्रथाओं को उजागर कर सकते हैं, कृषि निवेश को अनुकूलित कर सकते हैं और आबादी के जोखिम से बचा सकते हैं। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल लिम्फोमा के बारे में है। तो लिम्फोमा क्या है? तो अभी विश्व लिम्फोमा जागरूकता दिवस हर साल 15 सितंबर को मनाया जाता है, इसलिए चर्चा में आया है, यानी कल लिम्फोमा दिवस मनाया गया। लिम्फोमा एक प्रकार का कैंसर है। यह लसिका तंत्र में उत्पन्न होता है जो शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली यानी एंटीबॉडीज का एक हिस्सा है। लसिका तंत्र में लिम्फ नोड्स, लसिका वाहिकाएं, प्लीहा, टॉन्सिल और अस्थि मज्जा शामिल हैं। लिम्फोमास की विशेषता लिम्फोसाइटों की असामान्य वृद्धि और प्रसार है, जो एक प्रकार की श्वेत कोशिका है जो शरीर के विभिन्न हिस्सों में ट्यूमर बना सकती है। इसे रक्त कैंसर भी माना जाता है क्योंकि यह स्थिति लसिका तंत्र में श्वेत रक्त कोशिकाओं लिम्फोसाइट में शुरू होती हैं। लिम्फोमा आक्रामक यानी तेजी से बढ़ने वाला या निष्क्रिय धीमी गति से बढ़ने वाला हो सकता है। ये लिम्फ नोड्स में लसिका तंत्र के माध्यम से शरीर के अन्य भागों में तेजी से फैल सकता है। चूँकि कैंसरग्रस्त लिम्फोसाइट्स अन्य ऊतकों में फैलते हैं, इसलिए प्रतिरक्षा प्रणाली संक्रमण से प्रभावी ढंग से बचाव नहीं कर पाती है। लिम्फोमा के 2 मुख्य प्रकार, इसमें हांजी-किंग लिम्फोमा, तो ये एक अपेक्षाकृत दुर्लभ प्रकार का लिम्फोमा है जो रीड स्टर्नबर्ग कोशिकाओं की उपस्थिति की विशेषता है, जो प्रभावित लिम्फ नोड्स में पाई जाने वाली बड़ी असामान्य कोशिकाएं हैं। आइए देखते हैं हमारा नेक्स्ट आर्टिकल। तो नेक्स्ट आर्टिकल है पंपाहोनस विकाई के बारे में। पंपाहोनस विकाई, तो अभी हाल ही में शोधकर्ताओं की एक अंतर्राष्ट्रीय टीम ने ब्राज़ील में पाई जाने वाली
पैम्पाफोनस विकाई प्रजाति के 265 मिलियन वर्ष पुराने जीवाश्म की खोज की है। तो ये सेफेलियंस नामक प्रारंभिक थेरेपसीड समूह से संबंधित है। यह पृथ्वी के इतिहास की सबसे बड़ी विलुप्ति की घटना से ठीक पहले जीवित था। उस घटना से दुनिया भर में सभी जानवरों की 86% प्रजातियों को खत्म कर दिया। विलुप्त होने की घटना से पहले डायनोसेफेलियंस बड़े स्थलीय जानवरों के प्रमुख समूहों में से एक थे जो भूमि पर पनपते थे। वे मध्यम से बड़े आकार के जीव थे जिनमें मांसाहारी और शाकाहारी दोनों प्रतिनिधि थे। उनकी कपालीय हड्डियां मोटी थीं, जिसके कारण समूह का नाम पड़ा, जिसका ग्रीक में अनुवाद भयानक सिर होता है। ये जानवर दुनिया के अन्य हिस्सों में दुर्लभ हैं, जिनकी दक्षिण अफ्रीका और रूस में भी प्रसिद्ध हैं। ये ब्राज़ील में एकमात्र ज्ञात प्रजाति है। ये डायनासोर के विलुप्त होने की पहले की प्रजाति है। इनका शरीर बहुत बड़ा होता था। आइए देखते हैं हमारा नेक्स्ट आर्टिकल। राष्ट्रीय न्यायिक डेटा ग्रिड पोर्टल के बारे में है हमारा नेक्स्ट आर्टिकल। तो आइए जानते हैं इसके बारे में। तो अभी हाल ही में ये चर्चा में क्यों है, तो अभी हाल ही में भारत के मुख्य न्यायाधीश ने खुली अदालत में राष्ट्रीय न्यायिक डेटा ग्रिड पर सुप्रीम कोर्ट के शामिल होने की घोषणा की। ये एनजेडीजी पोर्टल देश भर में अदालतों द्वारा शुरू किए गए लंबित और निपटाए गए मामलों से संबंधित डेटा का एक नेशनल स्टॉक है। इस पोर्टल में कोई भी मामले से संबंधित जानकारी, संस्था, लंबित मामलों और मामलों से निपटान, मामले के प्रकार, भारत के सर्वोच्च न्यायालय के वर्षवार विवरण जैसे आंकड़े प्राप्त कर सकता है। यह ई कोड परियोजना के तहत एक ऑनलाइन मंच के रूप में बनाया गया है। इसमें 18,735 जिला और अधीनस्थ न्यायालयों और उच्च न्यायालयों के आदेशों, निर्णयों और मामले के विवरण का एक डेटाबेस है। इसे राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र द्वारा कंप्यूटर सेल रजिस्ट्री की इन हाउस सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट टीम के साथ एक इंटरैक्टिव इंटरफेस और एनालिटिक्स डैशबोर्ड के साथ निकट समन्वय में विकसित किया गया है। संपूर्ण डेटाबेस को एनजेडीजी पोर्टल पर समय समय पर अद्यतन किया जाएगा। एनजेडीजी मामलों की पहचान, प्रबंधन और लंबित मामलों को कम करने के लिए एक निगरानी उपकरण के रूप में काम करता है। यह मामलों के निपटान में देरी को कम करने के लिए, नीतिगत निर्णय लेने के लिए समय पर इनपुट प्रदान करने में भी मदद करता है और लंबित मामलों को कम करने में मदद करता है। ये अदालती प्रदर्शन और प्रणालीगत बाधाओं की बेहतर निगरानी की सुविधा भी प्रदान करता है और इस प्रकार भूमि विवाद से संबंधित मामलों को ट्रैक करने के लिए एक कुशल संसाधन प्रबंधन उपकरण के रूप में भी कार्य करता है। आइए जानते हैं ई कोड परियोजना के बारे में। हमने पिछले वीडियो में भी इसके बारे में जानकारी दी थी, लेकिन बता देते हैं इसमें भी। इसकी संकल्पना भारत के सर्वोच्च न्यायालय की ई समिति द्वारा प्रस्तुत भारतीय न्यायपालिका में सूचना और संचार प्रौद्योगिकी के कार्यान्वयन के लिए राष्ट्रीय नीति और कार्य योजना 2005 के आधार पर की गई थी। इस ई समिति भारतीय माननीय मुख्य न्यायाधीश से प्राप्त एक प्रस्ताव के अनुसरण में भारत सरकार द्वारा गठित एक निकाय है जो भारतीय न्यायपालिका के कंप्यूटरीकरण पर एक राष्ट्रीय नीति तैयार करने और तकनीकी पर सलाह देने में उनकी सहायता करने के लिए एक ई समिति का गठन करती है। संचार और प्रबंधन से संबंधित परिवर्तन, यह एक अखिल भारतीय परियोजना है जिसकी निगरानी और वित्त पोषण न्याय विभाग, कानून और न्याय मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा देश भर के जिलों और जिला न्यायालयों के लिए किया जाता है। तो आज के हमारे आर्टिकल इतने ही थे। ये लास्ट आर्टिकल था। वीडियो को ख़त्म करते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।